भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी कि दक्षिण भारत अपनी एक विशेष संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। लेकिन कभी कभी ये संस्कृति विवादों के घेरे में भी रहती है, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला जब बीते कुछ सालों से जल्लीकट्टू का जो खेल है वो बहुत ज्यादा विवादों में रहा था। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे खेल को लेकर, इस पूरी संस्कृति को लेकर अपना अंतिम निर्णय दिया है, जिस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे खेल को खासतौर पर तमिलनाडु में मंजूरी दे दी है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जल्लीकट्टू क्या है, इस पूरे खेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जल्लीकट्टू का विवाद क्या रहा है, उस विवाद का बैकग्राउंड क्या रहा है, उस बैकग्राउंड पर भी बात करेंगे। और दूसरे राज्यों में इसी तरह के कौन कौन से खेल प्रचलित हैं और उनको लेकर क्या स्थिति है, उस स्थिति पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे मुख्य तौर पर संस्कृति और निर्णय एवं मामले जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू को समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्लीकट्टू मुख्य तौर पर एक पारंपरिक खेल है, एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो कि मुख्य तौर पर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। इस पूरे खेल के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसका जो इतिहास है वो तकरीबन 2000 साल पुराना माना जाता है, यानी कि बहुत पुराना खेल है। और इसी वजह से तमिलनाडु के जो लोग हैं वो इस पूरे खेल को अपनी संस्कृति का एक विशेष हिस्सा मानते हैं। ये जो पूरा खेल है एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल है, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, जिसमें मुख्य तौर पर जो एक भीड़ है उस भीड़ पर एक सांड को छोड़ दिया जाता है, एक बुल को छोड़ दिया जाता है। और भीड़ में जो मौजूद लोग हैं वो लोग उस बैल को, उस पूरे सांड को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उस बुल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस पूरे खेल के दौरान जितने ज्यादा समय तक आप उस पूरे बुल पर सवारी कर पाते हैं आपको उतने ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो इसी आधार पर इस पूरे खेल में पूरी प्रतिस्पर्धा में जो विजेता होता है वो तय किया जाता है। इसके अलावा ये तो खेल की बात हुई। अब इस खेल को आयोजित कब किया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस पूरे खेल को मुख्य तौर पर भारत में जनवरी महीने का जो दूसरा सप्ताह होता है, जब भारत में पोंगल आयोजित किया जाता है, पोंगल के दौरान इस पूरे खेल को आयोजित किया जाता है। पोंगल के दौरान ये खेल आयोजित होता है। अब पोंगल क्या है, तो पोंगल दक्षिण भारत का एक बहुत विशेष उत्सव है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को हम तमिल में फसल उत्सव के तौर पर भी जानते हैं, यानी कि पूरे त्योहार के दौरान फसल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फसल जो उग रही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो लोगों को बताने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इस पूरे जो खेल है, जो जल्लीकट्टू का खेल है, उस खेल को मुख्य तौर पर जो कृषि क्षेत्र है उसमें सांड का क्या योगदान है, उसमें बुल का क्या योगदान है, उस योगदान को रेखांकित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इस पूरे खेल के माध्यम से नेचर को, हमारी जो प्रकृति है उसको सेलिब्रेट करने की भी कोशिश की जाती है। ये तो इस पूरे खेल की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये खेल इतना विवादित क्यों रहा है, इतना डिस्प्यूटेड क्यों रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस पूरे खेल के, इस पूरे विवाद की बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा खेल रहा है तमिलनाडु में, ये पिछले कई सालों से, पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा विवादित रहा है, विवादों के घेरे में रहा है। क्यों रहा है, तो कई बार जो मानवाधिकार लोग हैं, जो जानवरों के अधिकारों के लिए लोग बोलते हैं, उन लोगों का मानना रहा है, जानकारों का कहना रहा है कि इस पूरे खेल की वजह से जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। और दुनिया भर में, खासतौर पर भारत की जो पशु अधिकार समूह है, जो 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 एनिमल राइट्स ग्रुप है, उन ग्रुप्स का कहना है कि इस पूरे खेल की वजह से जानवरों के प्रति हमें बहुत ज्यादा क्रूरता देखने को मिलती है। जानवरों के साथ एक बहुत ज्यादा खराब बर्ताव किया जाता है। कई बार उनके ऊपर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, कई बार उन्हें और ज्यादा उकसाने के लिए उनके शरीर पर वार किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हमें इस खेल में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस खेल की वजह से कई बार इंसानों पर भी प्रभाव पड़ता है, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस पूरे खेल की वजह से कई लोगों को गंभीर चोट भी लगती है। तो इन्हीं तमाम आधारों पर, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए लोगों का कहना है कि भारत में इस पूरे खेल को बंद कर देना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संबंध में जो कानूनी लड़ाई थी, जो लीगल डिस्प्यूट था, उसकी शुरुआत मुख्य तौर पर 1990 के दशक में देखने को मिलती है।
जब तो तमाम पशु अधिकार लोग थे, पशु अधिकार समूह थे, उनके द्वारा क्रूरता के खिलाफ, जानवरों के साथ जो क्रूरता हो रही थी, उस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। इसके बाद आता है साल 2007, जब मुख्य तौर पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं के लिए काम करने वाला एक संगठन है, इन दोनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को लेकर, जल्लीकट्टू को लेकर एक याचिका दायर की जाती है। लेकिन इसी बीच, इससे पहले इस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2014 में निर्णय दिया गया था। लेकिन इसी बीच साल 2011 में भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बुल को ऐसे जानवरों की सूची में शामिल कर दिया जाता है जिनकी प्रदर्शनी और जिनकी ट्रेनिंग पर, जिनके प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो जाहिर तौर पर यहाँ भारत सरकार द्वारा बुल को एक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज वाद में अपना डिसीजन दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन में जल्लीकट्टू के खेल पर प्रतिबंध लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में कहा था कि भारत में जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, ये पूरा का पूरा अधिनियम किसी भी राज्य, किसी भी समूह की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है और वहां का जो परंपरा है, उस परंपरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जानवरों के जो अधिकार होते हैं वो किसी परंपरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को ये निर्देश भी दिए थे कि केंद्र सरकार को जानवरों के जो अधिकार हैं, पशुओं के जो अधिकार हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जानवरों की गरिमा और उनका जो सम्मान है, उसके सम्मान की रक्षा की जा सके। यानी जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक बड़ी बात कही थी कि जानवरों के जो अधिकार है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद साल 2017 में तमिलनाडु की सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया जाता है, एक संशोधन लाया जाता है और इस संशोधन का नाम था पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017। और इस 2017 के संशोधन के माध्यम से तमिलनाडु की सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले को रद्द कर दिया था। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हमें एक लीगल डिस्प्यूट देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के बीच में और तमिलनाडु की सरकार के बीच में। तो ये लीगल डिस्प्यूट जो है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर से ये निर्णय पहुंचता है। एक बार फिर से जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो तमाम एक्टिविस्ट थे, वो 2017 वाले इस पूरे अधिनियम को चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच द्वारा इस पूरे मामले को संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था, 2 जजों का मानना था कि इस पूरे विवाद में मुख्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 29(1) की व्याख्या की जरूरत है। व्याख्या कैसी? तो दरअसल जो याचिका दायर की गई थी, जो मुख्य तौर पर पहले जो इस पूरे विषय की पक्ष में खड़े थे, उन लोगों का कहना था कि जो तमिलनाडु का जल्लीकट्टू का खेल है वो तमिलनाडु की संस्कृति का एक विशेष हिस्सा है। तो ऐसे में संविधान में उसे सुरक्षा दी गई और ये जो सुरक्षा है ये मुख्य तौर पर अनुच्छेद 29(1) के तहत आती है। अब अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है उसको भी जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29(1) है वो मुख्य तौर पर ये कहता है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, देश का जो प्रत्येक सिटीजन है, उसको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में जो तमाम लोग जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों का कहना था कि अनुच्छेद 29(1) के तहत तमिलनाडु के लोगों को अपनी संस्कृति, जो कि जल्लीकट्टू है, उसकी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो मामला था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर किया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हाल ही में अपना डिसीजन दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मुख्य तौर पर 5 जज शामिल थे और 5 जजों ने अपने निर्णय में कहा कि जो तमिलनाडु का संशोधन था वो संशोधन पूरी तरह से सही था, उस संशोधन को बरकरार रखा गया है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के खेल को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये जरूर कहा है कि तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू खेल है, इस खेल को अभी तक, इस खेल पर जो विवाद था उसको अभी तक सेटल नहीं किया गया है और इस विवाद पर जो अंतिम निर्णय है वो संसद द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि संसद जो है वो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे में इस संबंध में जो निर्णय लेने का अधिकार है वो अंततः संसद को प्राप्त है और भारतीय न्यायपालिका संसद की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये इस पूरे विषय के बैकग्राउंड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के अन्य राज्यों के जो खेल है उनकी क्या स्थिति है उन पर भी बात कर लेते हैं।
तो जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल है, वैसे ही दूसरे अन्य राज्यों में भी हमें इसी तरह के खेल देखने को मिलते हैं। जैसे कर्नाटक में खेल है कंबाला। तो कंबाला के खेल के तहत मुख्य तौर पर जो दो भैंसों को एक साथ जोड़ा जाता है, उनका एक जोड़ा बनाया जाता है और कीचड़ में उन्हें भगाया जाता है, और जो भी जोड़ा पहले नंबर पर आता है वो जीत जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी एक खेल है जो बैलगाड़ी प्रतियोगिता है, बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें बैलगाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। तो जाहिर तौर पर इन दोनों खेलों में हमें जानवरों का उपयोग देखने को मिलता है। और इन दोनों ही राज्यों द्वारा साल 2017 में जब तमिलनाडु की सरकार संशोधन लेके आई थी, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार भी संशोधन लेके आई थी, और इन दोनों ही राज्यों की सरकारों द्वारा इन दोनों खेलों को कानूनी मान्यता प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बाद इन दोनों राज्यों के कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना निर्णय दिया है। उस निर्णय के माध्यम से इन दोनों राज्यों के जो संशोधन थे उनको भी बरकरार रखा गया है, यानी कि अब इन दोनों राज्यों में भी ये दोनों खेल आयोजित किए जा सकते हैं। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है, और ये सवाल साल 2019 में हमें यूपीएससी के पेपर में भी देखने को मिला था। हमारा सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद है। यानी आपको बताना है कि हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से हमारे देश की संस्कृति के सामने क्या कोई खतरा उत्पन्न होता है? यदि होता है तो कौन सा खतरा उत्पन्न होता है, और यदि नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आपको इन दोनों विषयों पर अपने तर्कों को पेश करना है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कंबाला खेल कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन सवालों, जिन विषयों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।